सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वालों को, सभी श्रोताओं को पूनम त्रिपाठी और स्वप्निल का नमस्कार। और स्वप्निल, कैसी हो तुम? हम बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं। दिनों बाद मुलाकात हुई है। और सखी सहेली में तो शायद पहली बार हम लोग साथ साथ हैं। हाँ, शायद। बिल्कुल सही। तो भाई, आज हमारे जो श्रोता हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि क्या किन किन विषयों पर हम बातें करेंगे। हालांकि उन्हें पता तो थोड़ा सा पता चल गया है, पर बाकी की जो चर्चा है वो हम लोग करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो आज कदम कदम बढ़ाए जा, इसमें हम किस बारे में बात करने वाले हैं? थोड़ा सेहत से जुड़ी हुई बातें करेंगे कि कैसे छोटे छोटे से कदम ले करके हम अपनी बहुत ज्यादा भारी व्यायाम के झंझटों में ना पड़कर भी थोड़ा कदम बढ़ा करके भी हम अपनी सेहत संवार सकते हैं। क्या बात है। और साथ ही क्योंकि आज गुरुवार है और तो कहीं घूमने भी तो जाएंगे। हम चलेंगे असम के माजुली द्वीप में और वहाँ के बारे में बातें करेंगे। हालांकि हमारे श्रोताओं ने भी काफी कुछ लिख भेजा है इस बारे में। हाँ, कहीं कहीं गए होंगे, मतलब हो सकता है कोई गया हो, उसने अपना अनुभव साझा किया है। ये सारी चीजें हैं। और साथ ही साथ छोटे बच्चों की भी तो बात करेंगे कुछ। जी हाँ, बच्चों के जरूरी पहचान पत्र यानी दस्तावेज जो होते हैं, जो जन्म के समय जो बनाए जाते हैं, उनके बारे में भी हम बातें करेंगे। साथ में वो दिन याद करो में जब मोहल्ले में मांगा चंदा, यानी कि अभी तो चल ही रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा अभी बिल्कुल गुजरा है। हम लोगों ने गणपति में कितना कुछ देखा और किया भी। जी हाँ, बिल्कुल। गणपति का अभी समय सब चल ही रहा है। चल ही रहा है। तो उसके पहले जो चंदा मांगा जाता था और कितने तरीके से लोग करते थे ना पहले। अभी तो मतलब बहुत शालीनता के साथ, शरारत नहीं होती है। पहले हमारे एक आधे श्रोताओं ने एक दो श्रोताओं ने ऐसी अपनी अनुभव भी साझा किए हैं कि कैसे शरारत भी की जाती थी। जैसे कोई मना कर देता था तो थोड़ा उसके सामने संभाल करके कह करके, मतलब बिल्कुल मतलब आप बिल्कुल स्वप्निल, ये बातें हम बिल्कुल आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल एक गीत सुन ले। हाँ, शुरुआत तो गीत से। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर।
मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। वाकई सफ़र तो जब सुहाना हो ही जाता है जब हमारे श्रोता हमारे साथ रहते हैं। और रही बात बच्चों के ज़रूरी पहचान पत्र की, तो वो है बच्चों की एक मुस्कान से अगर कहें स्वप्निल तो सारा घर खिल उठता है। उनकी हंसी, उनकी ठिठोली, उनकी चंचलता सारे घर के सदस्यों को आपस में बांधे रखती है। बिल्कुल सही है। और पर कहते हैं ना कि जब बच्चे हमारे जीवन में आते हैं तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां उनकी ओर बढ़ जाती हैं और उनका ध्यान रखना, उनकी अच्छे से परवरिश करना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना। साथ में एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है उनसे जुड़ी हुई कुछ जो जरूरी दस्तावेज होते हैं उनको समय से बना लेना चाहिए और उन्हें संभाल कर रखना ये ज्यादा जरूरी है बनवाने के साथ साथ कि जैसे कि बहुत सारे जरूरी दस्तावेज होते हैं। उनमें सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है उनका जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना। बहुत ही जरूरी दस्तावेज है ये, जो जन्म के बाद 21 दिनों के अंदर ये सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। अगर बच्चे का जन्म सरकारी हॉस्पिटल में हुआ है तो बर्थ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल के से ही मिल जाता है, लेकिन अगर बच्चे का जन्म प्राइवेट अस्पताल में हुआ है तो वो बर्थ सर्टिफिकेट आप आवेदन करना पड़ता है, उसको आवेदन कर सकते हैं आप। बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही कई ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं आजकल जो बनवा के देते हैं, साथ ही साथ देते हैं, स्लिप देते हैं, फॉर्म देते हैं। तो नहीं, अगर नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और आवेदन कर दीजिए। और यदि इसका आवेदन आप कर रहे हैं तो जिस राज्य में है उसी राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और 7 से 8 दिनों के अंदर अंदर ज्यादातर बनकर आ जाता है। बिल्कुल। और अगर आप ऑफलाइन में सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहे हैं तो अपनी जो नजदीकी नगर पालिका या ग्राम पंचायत, या अगर मुंबई की हम बात करें तो बीएमसी ऑफिस में जाकर आवेदन फॉर्म के साथ जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट होते हैं जो वो जमा करने होते हैं, फोटोकॉपी उनकी लगानी होती है। और इस फॉर्म के साथ वो जमा करने के बाद 1 हफ्ते के अंदर ही बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। और जो जरूरी दस्तावेज मतलब उसके साथ जो लगाए जाते हैं, जब आवेदन किया जाता है तो उसके लिए बच्चे के जन्म के समय जो अस्पताल से बर्थ लेटर मिलता है वो उसकी फोटोकॉपी लगती है, माता पिता का शादी का सर्टिफिकेट यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट लगता है, और माता पिता के आधार कार्ड की फोटोकॉपी साथ में लगती है। बिल्कुल सही बात। और इस तरह से आप जो जन्म प्रमाण पत्र है वो बहुत जरूरी दस्तावेज है और ये पहला दस्तावेज है बच्चे का। बिल्कुल। और इसके साथ ही बनता है आधार कार्ड। तो बच्चों के लिए भी आधार कार्ड बनवाना चाहिए और ये ज़रूरी भी है। और UIDAI जो है बच्चों के लिए आधार कार्ड जारी करता है। इसे बाल आधार भी कहा जाता है। आधार कार्ड नवजात शिशु का भी बनाया जा सकता है। कई हॉस्पिटल में बर्थ सर्टिफिकेट के साथ ही आधार रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भी दिया जाता है। तो कई हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है। और अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बात की जाए बाल आधार कार्ड की, तो ये नीले रंग का होता है। और 5 से 15 साल के बीच जो नाबालिग बच्चे हैं उनके लिए जो बाल आधार कार्ड होता है वो जो एडल्ट्स होते हैं बड़े लोगों के जैसा ही होता है। बिल्कुल। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए आधार कार्ड बनवाने के लिए ना उनका बायोमेट्रिक नहीं लिया जाता है, केवल बच्चों का फोटो होना चाहिए और साथ ही साथ माता पिता का आधार कार्ड जो होता है वो अनिवार्य होता है। लेकिन 5 से 15 साल के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक डेटा जैसे कि उनकी 10 उंगलियों के निशान लिए जाते हैं, आई स्कैन जैसे बड़ों का होता है वैसे उन बच्चों का भी होता है, और उसके साथ फोटोग्राफ की आवश्यकता होती है। और ऑनलाइन आधार कार्ड बनवाने के लिए पास ही आधार नामांकन केंद्र में जाकर फॉर्म भरा जा सकता है। बिल्कुल। साथ ही साथ जरूरी दस्तावेजों को शामिल किया जा सकता है जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट और माता पिता का आधार कार्ड। बिल्कुल। और ये तो हो गई आधार कार्ड की बात। पर पता है पूनम जी कि ये अभी तक जैसे आज हम लोगों ने बात करी, अभी हम कुछ ही दिन हुए इस बात को कि बात हो रही थी कि एकदम छोटे बच्चों का आधार कार्ड नहीं बनता। बात हो रही थी कि मतलब कहीं जाना है शायद बाहर तो
पासपोर्ट बनवाना है बच्चे का। अब पासपोर्ट बन रहा है पर आधार कार्ड नहीं। अब उस समय ये जानकारी उनको नहीं थी कि मतलब इतने छोटे बच्चों का भी आधार कार्ड या बाल आदि आधार कार्ड बनता है। तो देखिए ज्यादातर लोगों को लगता है कि अरे इतने छोटे बच्चों का शायद नहीं बनता होगा। कई बार हमको जानकारी नहीं होती है, लेकिन है कि छोटे बच्चों का जन्म से ही आधार कार्ड बनवा सकते हैं। और इसी तरह पासपोर्ट की अगर बात की जाए तो जो माइनर पासपोर्ट है वो बनवाया जा सकता है छोटे बच्चों का। तो इसके लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होता है माता पिता का जो आईडी प्रूफ होता है, एड्रेस प्रूफ और जन्म प्रमाण पत्र बच्चों का चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो दोनों की चाहिए, बच्चों की चाहिए होती है। इसके अलावा आधार कार्ड बच्चे का भी चाहिए और माता पिता का भी चाहिए होता है। या और जैसे अगर हम एड्रेस प्रूफ की बात करें या तो वो ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है और पैन कार्ड हो सकता है। साथ में माता पिता का पासपोर्ट जो होता है ना उसकी भी फोटोज लगती हैं, क्योंकि बच्चे के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो माता पिता के पासपोर्ट की फोटो भी लगती है, फोटोकॉपी। तो और इसके अलावा पासपोर्ट जो है ज्यादा समय नहीं लगता है। जब आप अप्लाई कर देते हैं तो 8 से 15 दिन के अंदर अंदर आ जाता है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं तो ये चीज है, और ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आपको वेबसाइट हम बता देते हैं www.passportindia.gov.in। ये इस वेबसाइट पर जाकर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का एक विकल्प आता है, उसे चुन लीजिए और उसमें फिर जो भी डिटेल्स होती हैं वो सारे कॉलम्स बने होते हैं, उनको भरने के बाद पेमेंट मेथड पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो है ना अपॉइंटमेंट स्लिप जो आती है उस डेट का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी बात है। स्लिप को बहुत ध्यान से मतलब संभाल के रखिए, क्योंकि जब आप पासपोर्ट सेवा केंद्र के पास जाएंगे तो ये मांगा जाता है और सारे जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने सबमिट किया है पासपोर्ट के दौरान फॉर्म के समय, तो वो लेकर जरूर जाइए। यहाँ पर पासपोर्ट संबंधित कुछ जरूरी जैसे बातें जानकारियां ली जाती हैं आपसे, और इसके दौरान जो होता है वेरिफिकेशन के लिए 15 दिनों के अंदर बच्चे का पासपोर्ट आ जाता है वेरिफिकेशन के बाद। बिल्कुल। तो इस तरह की अगर हमको जानकारी हो तो काम करना कितना आसान हो जाता है ना। बिल्कुल। ये तो है ही। और फिलहाल बढ़े एक गीत की ओर। बिल्कुल। बच्चों तुम हो खेल खिलौने, बच्चों तुम हो खेल खिलौने, आने वाले कल के सपने, आने वाले कल के सपने सुंदर और सलोने, बच्चों तुम हो खेल खिलौने, ये भी हम हैं खेल खिलौने।
बहुत ही खूबसूरत गीत। वाकई बच्चे तो होते ही हैं खेल खिलौने, और जितना उनके साथ खेलो उतना ही आनंद आता है। आनंद भी आता है और अपना बचपन की यादें ताज़ा हो जाती ना, कि कैसे कैसे करते थे। वो तो है। और स्वप्निल, हमारे श्रोता ने भी कुछ जानकारियां लिखकर भेजी हैं। वो लिखते हैं कि चाइल्ड आईडी कार्ड बेहद महत्वपूर्ण है। इनमें आपके बच्चे के बारे में ऐसी जानकारी होती है जो एलर्जी की स्थिति में उनकी जान बचाने में मदद कर सकती है, अलगाव की स्थिति में आपको अपने बच्चे से मिलाने में मदद कर सकती है, और अगर आपका बच्चा गुम हो जाता है तो पुलिस उसका विवरण देने में समय बचा सकती है। आप अपने बच्चे को ट्रिप और आउटिंग पर साथ ले जाने के लिए एक कॉपी दे सकते हैं। एक कॉपी अपने बच्चे की देखभाल करने वालों को भी दे सकते हैं और एक कॉपी अपने पास रख सकते हैं। इन आईडी कार्ड को बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन ये आपको मानसिक शांति देने में मदद कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं ना, जैसे बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, या स्कूल में ही कहीं ऐसी कोई बात हो गई, मान लीजिए कोई चोट लग गई, तो ऐसे आईडी कार्ड्स में ब्लड ग्रुप वगैरह होता है, सारी चीजें होती हैं, जानकारी होती है। रास्ते में बच्चा कहीं इधर उधर हो गया तो एक तरीके से माता पिता को खबर की जा सकती है। ये बहुत जरूरी दस्तावेज एक तरीके से होता है। ऐसे हमारे एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि पहचान पत्र में जो जानकारी रहती है उसमें अनेक तरीके के अलग अलग तरीके के स्कूल में पहचान पत्र दिए जाते हैं, जिनमें फोन नंबर और माता पिता का नाम, घर का एड्रेस भी रहता है, जिससे कि बच्चों की पहचान हो सके। तो ये सारी जरूरी चीजें हैं। हाँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही हमारे श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि बच्चों के ज़रूरी कागजात, समय समय पर बच्चों की ज़रूरी कागजात आते ही रहते हैं। सबसे पहले उनकी वैक्सीनेशन की फाइल, उनके पढ़ाई के कागजात ज़रूरी हैं। हम उनके आधार कार्ड और भी जितने ज़रूरी कागजात होते हैं सबका निर्माण कर, जितने भी कागजात हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं, सबका फोटो कॉपी कराकर अपने पास रखें, कुछ संभाल कर रखें। और इन्होंने आगे भी लिखा है कि पहचान पत्र जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मतलब उनके उम्र के हिसाब से बच्चों का संभाल के रखना जरूरी है, रखें और उसकी फोटो कॉपी बनाकर अलग रखें, तो बिल्कुल बात सही है। और तभी, क्योंकि ये ताउम्र चलने वाली चीजें हैं। और इसमें ना फोटो कॉपी कराकर रखने से ये भी रहता है कि मतलब आपने संभाल के रखा हुआ है और बाई चांस आपने रख दिया है, आपको ध्यान नहीं आ रहा है, तो अगर फोटो कॉपी भी अलग रखी हुई है कहीं पर, या बच्चे के पास भी एक एक कॉपी है, तो जरूरत के वक्त पर उसको एक इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि कोई दिक्कत नहीं आने पाए। बिल्कुल सही बात है। और स्वप्निल, अब कुछ घूमने की बात कर ली जाए, क्योंकि हमारे श्रोता भी इंतजार कर रहे हैं कि कहाँ ले जा रही हैं, कहाँ ले जा रहे हैं। बिल्कुल, उनको तो पता ही है। असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा द्वीप है माजुली। माजुली जिला मुख्यालय है जोरहाट शहर, जो यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और माजुली द्वीप असमिया नौ वैष्णव संस्कृति का केंद्र रहा है। नौ वैष्णव विचारधारा असमिया संत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव और उनके शिष्य माधव देव द्वारा 15वीं सदी से शुरू की गई। बिल्कुल। और माजुली द्वीप एक बहुत सुंदर प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में हमेशा से माना जाता रहा है। यहाँ 16वीं शताब्दी के बाद अनेक तरीके के सत्र देखे जा सकते हैं। सत्र मतलब कि अलग अलग तरीके की परंपराओं को जिनको कहते हैं, उनका एक तरीके का समूह है, उसको सत्र कहते हैं। और इन सत्रों में प्राचीन असमिया कलाकृतियों, अस्त्र शस्त्र, बर्तनों, वस्त्र, आभूषण और हस्तशिल्प के संकलनों को देखा जा सकता है। यहाँ की जो विरासत है उसे महसूस किया जा सकता है इन सत्रों के माध्यम से। बिल्कुल, और इन कलाकृतियों के माध्यम से। और कमलाबारी सत्र, उत्तर कमलाबारी सत्र, और आउनी आटी सत्र, बैंगुना आटी सत्र, ये सब सत्र के नाम है। हाँ, विशेष तरीके के ये सत्र होते हैं। हाँ बिल्कुल। और इसी तरह से नवंबर महीने में यहाँ पर 3 दिवसीय जो है रास उत्सव होता है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। बिल्कुल। और साल भर यहाँ रंग बिरंगे सांस्कृतिक बहुत सारे कार्यक्रम भी आयोजित होते रहते हैं। यहाँ अलग अलग तरीके की विभिन्न जनजाति के लोग रहते हैं। उनके साथ गांवों में समय बिताकर वहाँ की संस्कृति, खान पान, मुश्किल हालातों में जीने की कला को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। बिल्कुल। और मिसिंग जनजाति द्वारा जो वहाँ पर है, फरवरी मार्च में एक त्योहार जो है अली आय लिगांग मनाया जाता है, ये त्योहार का नाम है। और साथ ही इन त्योहार में मुखौटे, मिट्टी के बर्तन, मुगा रेशम की बुनाई जैसे हस्तशिल्प
शिल्प और हथकरघा जो हाथ से बने हुए उत्पादों को देखा जा सकता है और खरीदा भी जा सकता है। बिल्कुल खरीदना ही चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो वस्तुएं हैं, कलात्मक वस्तुएं और कहीं आपको मिलती नहीं है। और साथ ही साथ जो ये जो छोटी सी जगह है वहां पर उनका जो है आर्थिक उनकी मदद भी होती है, हो जाएगी। साथ ही आपके पास भी बहुत कुछ अनोखी चीजें हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात ना कि इन चीजों को देखकर आप लिए बिना रह कैसे सकते हैं, एकदम मनमोहक होती हैं और आप ठिठक के रुक जाएंगे। मतलब पहले तो आप ये देखिए उसमें बनाने में कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि सब हाथ का काम है और इतनी मुश्किलों से वो बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मांजुली द्वीप की जो प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता है उसके अध्ययन के लिए विश्व भर से साल भर लोग यहाँ पर आते रहते हैं। यहाँ अनेक प्रकार की प्रजातियों के दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रवासी पक्षियों का भी आगमन होता रहता है। जैसे कि हवासील है, साइबेरियन क्रेन है, ग्रेटर एंडफुंडेंट सारस है, इस जैसे प्रवासी पक्षी बहुत दिखाई देते हैं। बिल्कुल। और अगर आप इन दुर्लभ पक्षियों को देखना चाहते हैं तो नवंबर से मार्च महीने में यहाँ आना चाहिए। बिल्कुल सही समय में जाइए, वरना फिर आप कहेंगे यहाँ तो इतने पक्षी बताए थे, मिले ही नहीं। बिल्कुल। और ये माजुली द्वीप की अगर बात की जाए तो वर्षा ऋतु में खासकर यहाँ 50 से 60% जो भाग है वो ढक जाता है, पानी से भर जाता है। लेकिन यहाँ की अगर प्राकृतिक सुंदरता आपको देखनी है तो इसी समय पर ही जाना होगा। और इस प्राकृतिक सुंदरता की हम बात कर रहे हैं तो एक प्यारा सा गीत भी सुन लेते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो हम कहाँ थे? माजुली में घूम रहे थे के पास। बिल्कुल। और माजुली के पास कमलाबारी और गरमूढ़ जो है दो बड़े नगर हैं और यहाँ कुछ होटल भी हैं जो जहाँ पर रुका जा सकता है। हालांकि ये जो द्वीप है काफी छोटा द्वीप है तो जो बहुत ज्यादा होटल वगैरह नहीं है तो कुछ दूर जो शहर की बात की जाए वहाँ पर ठहर कर आप यहाँ पर नाव के द्वारा आप घूमने आ सकते हैं। और यहाँ पर द्वीप में करीब 100 तरह की अगर हम बात करें तो 100 विभिन्न प्रकार के चावल जो है उगाए जाते हैं। और अगर आप चावल प्रेमी हैं तब तो बहुत ही आपका मतलब एकदम समझ लीजिए कि जन्नत नसीब हो जाएगी। तो यहाँ पर इस चावल के स्वाद का लुत्फ आप ले सकते हैं। साथ ही यहाँ रास पूर्णिमा त्योहार जो है भव्य तरीके से मनाया जाता है जिसमें भगवान जो कृष्ण हैं उनके जीवन पर आधारित ये नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये तो बात हम लोगों ने कर ली इसकी खूबसूरती की। अब सबका मन भी तो कर रहा होगा ना जाएं, कैसे जाएं, तो अब ये भी तो बता दे कि जाते कैसे हैं। हाँ। तो माजुली द्वीप पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जोरहाट हवाई अड्डे तक पहुंचा जा सकता है या फिर ट्रेन से अगर आप जा रहे हैं तो सवारी ट्रेन की भी उपलब्ध है। इसके लिए भी गुवाहाटी से जोरहाट तक पहुंचना होगा। फिर जोरहाट से टैक्सी या बस लेकर आप नीमती घाट तक पहुंचे। उसके बाद यहाँ से फेरी या नौका लेकर के माजुली द्वीप तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल पहुंच सकते हैं। और भारत का जो नदी द्वीप ये है, नदी द्वीप कहा जाता है माजुली को, वो कई चीजों का संगम है। यहाँ प्रकृति की अद्भुत सुंदरता को देखने, बोर गीत
और चाली नृत्य जो होता है, जैसे सांस्कृतिक परंपराओं का अनुभव करने में, या सूर्यास्त जो होते हैं ना, सूर्य जब डूबता हुआ दिखाई देता है, बहुत सुंदर, तो वो बड़ा ही आनंद मनमोहक दिखाई देता है। वैसे ही तेंगापनिया परिसर जो है, वहाँ पर खूबसूरत स्तंभ है, मूर्तियां हैं। ये स्वर्ण मंदिर है जो कि वास्तुकला की उत्कृष्टता का प्रमाण है। मांजुली में बहुत सी खूबसूरत चीजें हैं, बहुत मतलब एक प्राकृतिक सुंदरता भी देखने को मिलती है। तो उसके साथ साथ प्राचीन और सुंदर बेमिसाल नदी का नीला पानी, हरियाली, जादुई नाव की सवारी, अलौकिक सूर्यास्त, और इस द्वीप पर चारों तरफ जो सबसे ज्यादा खूबसूरत और अच्छी बात है वो सुकून और शांति है, जो किसी भी कल्पना से मतलब परे है और किसी भी इंसान का मन मोह लेगा ही लेगा। साथ ही साथ यहाँ पर कई खूबसूरत से गांव हैं, क्योंकि आदिवासी जनजातियों का ये जगह है। तो ये गांव जो है मांजुली की तरह ही खूबसूरत और मनोरम भी हैं, और शांति का अनुभव यहाँ पर बहुत मिलेगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे शांति और सुकून है, तो इनके बीच में आप अच्छे से आराम से कुछ दिनों तक बिता सकते हैं, मतलब एकदम सुकून का। और रही बात मुखौटों की, यहाँ पर एक दिलचस्प जगह है सामगुरी सतरा ना, जहाँ पर मुखौटा बनाया जाता है सूखे गोबर से और बांस से, कच्चे जैसे कच्चे जो सामान माल होते हैं करके अद्भुत मुखौटे बनाए जाते हैं। इन मुखौटों का जो उपयोग है नाटकों के मंचन के दौरान किया जाता है। प्रत्येक मुखौटा एक विशेष चरित्र को दर्शाता है। और भी बातें हैं स्वप्निल, और भी बातें करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हाँ। तो भाई अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है, और हम चलते हैं माजुली द्वीप की ओर। और जैसे कि हम बात कर ही रहे थे कि मुखौटों की बात कर रहे थे, तो बहुत सारे जो मुखौटे जो होते हैं उनका उपयोग किया जाता है नाटकों के मंचन के दौरान, और प्रत्येक मुखौटा एक विशेष चरित्र को दर्शाता है। कार्यशाला में कारीगरों को काम करते देखना बड़ा दिलचस्प लगता है स्वप्निल, बड़ा ही मजा आता है। और साथ ही वहाँ की जो अद्भुत सजावटी चीजों को आप अगर खरीद सकते हैं, तो जैसे कि कहा, हाँ, लोगों का सहयोग भी आप दे सकते हैं। और अगर देसी नाव में घूमने का आनंद आप लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर माजुली द्वीप में नौकायन का आप आनंद बहुत एक मतलब एक प्रमुखता से वहाँ पर लोग नाव का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नदी का द्वीप है ना, तो इसलिए बहुत ज्यादा नाव इस्तेमाल होती है। साथ ही साथ हमारे कुछ श्रोताओं ने भी ऐसे माजुली की खूबसूरती के बारे में संदेश भेजे हैं। एक ने लिखा है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अद्वितीय सुंदरता और एक समृद्ध सांस्कृतिक संपन्न जगह है, जो आपको आपकी पहली यात्रा पर आश्चर्यचकित कर देगा। प्राचीन ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बसा ये द्वीप 352 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 2 शहर हैं, गरमुर और कमलाबारी, जैसे कि हमने बताया था। साथ ही पूरे परिदृश्य में कई छोटे गांव हैं। आधुनिक दुनिया की कर्कशता से दूर असम का ये लोकप्रिय पर्यटन स्थल शांति का स्थान है। ये द्वीप अपने आप में एक पुरातन दुनिया है, जहां लोगों को बांस की झोपड़ियों में रहते हुए आप देख सकते हैं, हाथ से चीजें बनाते हैं और आग पर खाना बनाते हुए देखा जा सकता है इन्हें। आपको प्राकृतिक सुंदरता, विविध वन्य जीवन और त्रुटिहीन शांति की प्रचुरता यहाँ पर मिलेगी। क्या बात है, बिल्कुल सही बात। तो भाई जब भी आपको प्रकृति से जुड़ना हो, शांत रहने का मन हो और अच्छी सुंदर चीजें या गांव से जुड़ी हुई चीजें देखनी है, तो आप यहाँ जरूर जाइए और इस गीत का आनंद लीजिए।
जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, चांद सूरज बनी दो निगाहें मेरी। तुम कहीं भी रहो तुम नजर आओगे, वादियाँ मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे, वादियाँ मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे, वादियाँ मेरा दामन। वाह क्या बात है। वाकई ऐसा लग रहा है कि उन वादियों में घूम कर आ गए हम। खैर अब कदम आगे बढ़ाने होंगे। बिल्कुल, तभी तो कदम कदम बढ़ाएंगे और फिर सेहत के गीत गाएंगे। बिल्कुल सही है। और स्वप्निल, कहा भी जाता है ना कि पैरों से ही उम्र का जो बढ़ना है वो शुरू होता है। और जब हम पैरों का उपयोग कम करते हैं तो उम्र का प्रभाव जो होता है वो हमारे शरीर पर नजर आने लगता है। इसलिए वॉक करना या चलना जो भी कह ले, हमारे लिए या हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है। बिल्कुल, क्योंकि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग के लिए रोजाना मतलब साधारण तरीके से चलना, अगर आप नहीं कोई और व्यायाम कर सकते हैं तो वॉक करना बहुत जरूरी है। कई बार खुद डॉक्टर्स भी सैर करने की सलाह देते हैं। वैसे तो हर उम्र के लोगों को टहलना चाहिए। जब भी समय मिले कदम कदम कुछ कदम चल लेने चाहिए। खासकर खाना खाने के बाद तो जरूर है कि थोड़ी देर टहलना जरूरी होता है। तुरंत लेट नहीं जाना चाहिए या बैठ नहीं जाना चाहिए, वरना फिर आप बोलेंगे पता नहीं पेट निकल रहा है, पता नहीं वजन बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात। और वैसे भी उम्र के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि उम्र के हिसाब से भी टहला जा सकता है। बिल्कुल 6 से 17 साल की उम्र में आप जितना चलते हैं उतना ही फायदा मिलता है। और इस उम्र के जो लड़के या लड़कियां हैं वो लड़कों को दिन भर में कम से कम 15,000 स्टेप्स यानी कदम जरूर चलना चाहिए। ये पता था तुम्हें? नहीं। मतलब इतनी गिनती नहीं पता थी। हो सकता है इससे ज्यादा चलते हो। हो सकता है, लेकिन कम से कम इतना तो चलना ही चाहिए। साथ ही लड़कियों को 12,000 कदम चलना चाहिए। और इसी तरह से अगर हम 18 से 40 साल की उम्र के पुरुष या महिलाओं की बात करें तो कम से कम 12,000 कदम चलना जरूरी है। और 40 साल की उम्र के बाद कई सारे जो हैं स्वास्थ्य की समस्याएं दिख सकती हैं, होने लगती हैं ज्यादातर लोगों को। तो इस उम्र में हर दिन अगर आप 11,000 स्टेप्स या कदम चलते हैं तो काफी हद तक उन स्वास्थ्य समस्याओं में आपको कमी देखने को मिलेगी। साथ ही इस तरह 50 साल की उम्र के बाद एक दिन में कम से कम 10,000 कदम जरूर चलने चाहिए। और 60 साल की उम्र में स्वस्थ रहने के लिए रोज कम से कम 8,000 कदमों का मतलब आपको चलना है। बिल्कुल चलते वक्त बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ चले, जिससे कि मतलब ये लगे आपके शरीर से पसीना निकले। वो कदम इसीलिए मायने रखते हैं। लेकिन अगर आपको थकान लग रही है, क्योंकि उम्र की बात की जाए, 50 के बाद की उम्र की बात की जाए तो बहुत ज्यादा अगर तेज आप चलते हैं तो हृदय की धड़कन बढ़ने लगती है। तो अगर आपको थकान लग रही है तो आप वॉक करना बंद कर दें और थोड़ा आराम कर लें, फिर चलें। उसके बाद चलें। और वैसे भी थोड़ा सा चलने से, कदम मिलाने से या वॉक करने से कई सारे फायदे हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे ना पेट बढ़ने या वजन बढ़ने की, तो सुबह की जो वॉक है वो दिन भर ताजगी और ऊर्जा देती है। और कहा भी जाता है कि रोजाना 15 से 30 मिनट अगर पैदल चलने से जो है
आप चलते हैं तो आपको गहरी नींद आती है। नींद आती, बिल्कुल। और पैदल चलने से हृदय जो होता है, हार्ट जो होता है मजबूत होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है, रक्तचाप जो है वो नियंत्रित रहता है। रोजाना पैदल चलने से हड्डियों का जो घनत्व है वो बढ़ता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं। और ये भी कहा जाता है ना स्वप्निल की खाली पैर अगर आप घास पर चलें तो आँख की रोशनी बढ़ती है, दिमाग तरोताजा रहता है और कहते हैं स्फूर्ति जैसी महसूस होती है। मतलब आप घास पर चलेंगे ना तो ये अनुभव की बात है कि जब आप चलते हैं तो नीचे जब घास आपके पैरों में एकदम जिसे कहते हैं सुरसुरी जैसी महसूस होती है, तो वो अलग तरीके की एक फीलिंग आती है, अलग भावना उत्पन्न होती है, बिल्कुल। और ताजगी, खुशी लगती है, बिल्कुल महसूस होती है। और इस महसूस को हम गीत के साथ मिला लें, बिल्कुल। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम है मुलाकातें, नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम, शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंस और हंसाया करो। जाने कहाँ ढंग गया है, किसे है फिक्र किसे क्या पसंद, प्यार के जहां में रजामंद जब हम तुम हम बन गए हैं सनम, बेधड़क मेरे घर आया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम है मुलाकातें, नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम, शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंस और हंसाया करो। ला 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 ला
तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे सेहत संवार ली हमने, और अब कुछ बचपन की यादें वो जो ताज़ा कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल कर लेते हैं। और हमारे श्रोता साथियों ने बहुत सारी बातें बताई हैं। और एक जो हमारे श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि चंदा मांगने के विषय को लेकर अगर बचपन की याद ताज़ा करें तो होलिका दहन के दिन चंदा इकट्ठा करते थे। मोहल्ले में होलिका दहन होता था तो 10-12 साल की उम्र रही होगी, तब सब बच्चे मिलकर उस दिन चंदा के साथ साथ लकड़ी और गाय के गोबर से बने उपले, जिन्हें यहाँ की भाषा में कंडे कहते हैं, वो भी इकट्ठा करते थे। उसके बाद बस स्टैंड दुर्गा समिति का मैं प्रमुख सदस्य हूँ, तो सब नवरात्र में दुर्गा प्रतिमा की स्थापना होती है तो पूरे बस स्टैंड के व्यापारियों से, बस संचालकों से चंदा मुझे ही इकट्ठा करना होता है। लेकिन इसमें हम लोगों की तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती, स्वेच्छा से जो जितना दे उतना ही स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए मुझे तो चंदा मांगने के दिन को अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, हर साल अब भी करता हूँ। बिल्कुल, वो बात तो सही है कि वही हम बात कर रहे थे ना, ये शरारतें जो हैं वो बच्चों में दिखती हैं कि अब वैसे भी ज़्यादातर अगर कोई लेने आता है तो साधारणतः जो जैसी जिसकी इच्छा होती है वो दे देते हैं। और अगर जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी ने शरारत में ही, मतलब बच्चे आए हैं छोटे छोटे तो उनको थोड़ा सा होता है ना तंग करने वाली बात, कई बार ऐसा भी होता है तो अब नहीं देंगे, अच्छा बताओ नहीं देंगे क्या तुम लोग आ जाते हो, ऐसी बात करें। तो एक हमारे साथी हैं, उन्होंने भी ऐसी ही एक थोड़ी सी अपनी याद साझा करी है कि वो दिन याद करते हुए याद आया कि होलिका उत्सव के दौरान होलिका दहन के लिए हम मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करने जाया करते थे। उसे गुजराती में गोठ कहा जाता है। अगर कोई पैसा देने से इनकार कर देता था तो हम उसे रंग भरी पिचकारी से भिगो देते थे। हालांकि ज्यादातर लोग भीगने के डर से चंदा देकर छुटकारा ले लेते थे। तो ऐसी सब शरारतें भी होती हैं और धीरे धीरे से लेकिन बिल्कुल। और स्वप्निल, कई बार ऐसा भी होता है जैसे अभी गणेश उत्सव चल ही रहा है तो कई बार जब बच्चे जो हैं वो जाते हैं तो बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं घर में वो बोलते हैं नहीं पहले गणेश जी की आरती बताओ हमको, सुना दो, कुछ क्या मंत्र है वो सुना दो, उसके बाद हम चंदा देंगे। परीक्षा शुरू हो जाती है, खिंचाई भी होने लगती है उस समय। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो ये सारी चीजें भी जो है वो याद हमेशा रह जाती है और अच्छा भी है ना, इस बहाने कम से कम हम भगवान से भी जुड़ते हैं, मंत्र जुड़ते हैं। और ये भी कह सकते हैं ना एक तरह से पूनम जी की, मतलब कई बार जैसे शहरों की बात करें, हम लोग बड़े शहरों में ज्यादातर लोगों से मेल मुलाकात हो ही नहीं पाती। तो यही कुछ ऐसे दिन होते हैं जब बच्चे ही मालूम ही नहीं है बिल्डिंग में कितने बच्चे रह रहे हैं। तो अब कोई आया है तो पता चला अच्छा उससे जान पहचान हो गई, उसी बहाने पूछ ले तुम किस फ्लैट में रहते हो, किस नंबर पर रहते हो, ये सारी बातें हो गई, किस क्लास में पढ़ते हो, ऐसे ही करके थोड़ा बहुत जान पहचान हो जाती है। बिल्कुल, रिश्ते तो बढ़ते ही हैं। हमारे एक श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि गणपति उत्सव में चंदा मांगना खास अनुभव होता है। हम लोग टोली बनाकर हर घर जाकर लोग निवेदन करते थे और मोहल्ले के लोग खुशी खुशी योगदान देते थे। कभी कभी मजेदार पल भी होते थे जैसे मोल भाव या हंसी मजाक में चंदे की बात करना, चंदे के पैसे से भंडारा करते थे। बिल्कुल। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि ये जजमानी तोरा सोने की किवाड़ी, दूगो गोईठा दा ना लवाना तो दूगो पैसा दा। ये पैरोडी गाते हुए हम घर घर जाकर चंदा मांगते थे। होलिका दहन के 1 महीने पहले से घर घर जाकर होलिका दहन के लिए चंदा इकट्ठा किया जाता था। लकड़ी उपले जो कुछ भी मिलता था वो होलिका दहन में डाले जाते थे और पैसे से होली गाने वालों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया जाता था। घर घर जाकर जलावन और पैसा मांगने में बड़ा मजा आता था। अब तो ये एकदम से ही खत्म हो गया है। अब कोई भी चंदा मांगने नहीं आता होलिका दहन के लिए। और वहीं हमारे एक श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि हम लोग जब छोटे छोटे थे तो होली के लिए चंदा मांगते थे। उस चंदे के पैसों से लकड़ियां खरीद के होली दहन करते थे। जो कोई चंदा नहीं देता था रात को उसके घर के सामने रखी खटिया या कैरी के लड्डू या कंडा चुरा कर ले जाते थे और उसको होली के दिन जला देते थे। आज बचपन के वो दिन याद आ गए। बिल्कुल। और ऐसे में क्या होता है कि कई सारी जो पुरानी बातें हैं वो याद आने लगती हैं कि हम लोग जाते थे, ऐसा करते थे। और ये जो चलन खत्म होने की बात इन्होंने कही, ये वाकई में अब थोड़ा सा कभी कभी अंदर ये लगता है कि जो पुराने वक्त में चीजें देखने सुनने को मिलती थी, जो फाग गाए जाते थे, अब कहाँ सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। हाँ, ये तो है ही। लेकिन ये है स्वप्निल की बहुत सी चीजें बदली हैं, जैसे कि स्वरूप बदले हैं। स्वरूप बदले हैं। जैसे
कि हमारे एक श्रोता ने लिखा कि जिसकी जितनी इच्छा होती है वो दे देते हैं, लेकिन अभी हमारे अगर आसपास सोसाइटी, अगर हम बात करें सोसाइटी में, तो कूपन का चलन चल गया है। उसमें ऐसा होता है कि अगर गणेश रखा या दुर्गा जी रखी तो उसमें चंदा लेने आते हैं, कूपन देते हैं, कंपलसरी है कि इतने रुपए का ही आपको ये कूपन लेना है, साथ में आपको भोजन करना है। बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें, मतलब कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन ये बदलाव भी कुछ हद तक अच्छे ही हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वक्त के साथ साथ चीजें बदलती हैं, तो हर समय में हर चीज में कहीं ना कहीं अच्छाई और बुराई होती है। तो उन चीजों को बढ़ते हुए अपने तरह से, मतलब एक तरीके से आत्मीय भाव से स्वीकार करना होता है। बिल्कुल, और स्वीकार करना होता है। तो एक गीत के साथ आगे बढ़े। बिल्कुल। बड़ी नटखट है फौज, कहीं आई जो मौज, नहीं बचने का कोई भी ताल। काला गोविंदा आला रे आला, जरा मट्टी संभाल बिजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मट्टी संभाल बिजवाला। झूम के ये टोली, वो कैसे निकली है झूम के ये टोली। आज खेलेगी दूध से ये होली, आज खेलेगी दूध से ये होली। भीगे कितना भी अंग ठंडी हो ना उमंग, भीगे कितना भी अंग ठंडी हो ना उमंग। पड़े इनसे किसी का ना पाला पाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मट्टी संभाल बिजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मट्टी संभाल बिजवाला। अरे एक दो और तीन चार संग 5 6 7 है ग्वाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मट्टी संभाल बिजवाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मट्टी संभाल बिजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मट्टी संभाल बिजवाला।
क्या बात है, मन तो क्या जोश भर गया, बिल्कुल जैसे बचपन में डांस करते थे ना, नाचते थे इस गाने पर। बिल्कुल सही बात है। और इसी तरह हमारे जो श्रोता हैं वो लिख भी रहे हैं कि वो दिन जब मोहल्ले में जाकर चंदा मांगा जाता था तो कभी कभार तो लोगों के घर चंदा आसानी से मिल जाता था, लेकिन कभी कभार लोग जो है बच्चे समझकर चंदा देने में परेशान भी करते थे, और जिसे हम थोड़ी सी खुशी होती थी हमें, उससे तो हम जानकर मुझको ज्यादा चंदा मांग लिया करते थे उनको परेशान करने के लिए। अच्छा, तो ऐसा ये कह रहे हैं जो मुझे लग रहा है कि मतलब जो कुछ लोग परेशान करते थे और कुछ लोग खुशी भी दे देते थे और उनसे ज्यादा मांग लिया करते थे, और जो लोग परेशान करते थे उनसे ज्यादा मांगने की कोशिश करते थे उनको परेशान करने के लिए, मतलब इसको कहते हैं नहले पे दहला। इसी तरह हाँ, हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि मोहल्ले में हमने कभी चंदा तो नहीं मांगा, लेकिन बचपन में शिवरात्रि के दिन घर घर जाकर धान मांगते थे और जो धान मिलता था उससे शकरकंद खरीदते थे और सब दोस्त मिलकर पानी में उबालकर पकाकर खाते थे। क्या बात है, बहुत देखिए कितनी विविध परंपराएं और मतलब चीजें चलती रहती हैं समाज में, अलग अलग जगहों का अलग अलग रिवाज है कितना। हाँ, बिल्कुल। और जो चंदा मांगने की जो बात है इसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा बच्चे ही एंजॉय करते हैं, बिल्कुल। लेकिन हाँ ये है, जब भी आप कोई भी समारोह हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आसपास लोगों को आपके जो शोर शराबे से जो है परेशानी ना होने पाए, और अगर आप साउंड कोई गाना अगर भजन बजा रहे हैं तो उसका साउंड जो है वो कम रखें, क्योंकि घर में बुजुर्ग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, सोसाइटी की अगर हम बात करें तो इन बातों का भी अगर हम ध्यान रखेंगे जरूरी है। जो कार्यक्रम है या जो उत्साह है उसकी जो खुशी है वो दुगनी हो जाएगी, और वैसे लोग प्यार से भी आपको चंदा देंगे। और इस के बाद जो है जाने का वक्त हो चला है स्वप्निल, तो दीजिए इजाजत पूनम त्रिपाठी को और स्वप्निल को, और स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली।